हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी जीडीसी फिजिक्स मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर डेफिनेटली आप लोगों के बहुत यूजफुल होगा। यूपी जीडीसी फिजिक्स मेंस के डेली आपको इसी तरह एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको इनकलकेट करनी है जब आप आंसर लिखेंगे। और आपके अगर सफिशिएंट मार्क्स आ रहे हैं तो यूपीजीडीसी फिजिक्स मेंस की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि ये जब क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो इसमें आपको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा, पर जब आप एग्जैक्ट आंसर लिखने बैठेंगे, एक्चुअल में आंसर जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको इतना सारा जो है वो आपको इलेबोरेट नहीं करना होगा। अकॉर्डिंग टू मार्क्स कितने नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना होता है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में आपको चीज़ें लिखनी होती है। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है व्हाट इज द जीमान इफेक्ट, डिस्कस नॉर्मल एंड एनामोलस जीमान इफेक्ट, ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल एंड एनामोलस जीमान इफेक्ट को डिस्कस कीजिए और जो जीमान इफेक्ट का एक्सप्रेशन है उसको जो जीमान शिफ्ट जो उसका एक्सप्रेशन है उसको हमें ऑब्टेन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे जो हमारे पास जीमान इफेक्ट होता है वो क्या होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी किसी एटम को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो मल्टीपल लाइन्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट होने के इस फिनोमिना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, जीमान इफेक्ट नाम देते हैं। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी हो जाएगी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। जब हम जीमान इफेक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे या उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड in external magnetic field then the spectral line is splitted into multiple lines. This phenomena is known as जीमान इफेक्ट। ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या नाम देते हैं, जीमान इफेक्ट नाम देते हैं। और साथ ही साथ इसको एक और नाम हम देते हैं, इसको हम मैग्नेटो ऑप्टिकल फिनोमिना भी नाम देते हैं। इट इज ऑल्सो known as मैग्नेटो ऑप्टिकल फिनोमिना। इसको हम मैग्नेटो ऑप्टिकल फिनोमिना भी कहते हैं। अब देखो, ये जो पहला वाला पार्ट है उसका क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। अब हमें डिस्कस करना है नॉर्मल एंड एनामोलस जीमान इफेक्ट क्या होता है। तो जीमान इफेक्ट को हम दो तरह से देखते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एनामोलस। तो इसको मैं आपको जिस फ्लो डायग्राम से बताता हूं। तो हमारे पास जीमान इफेक्ट है, तो इस जीमान इफेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट हो जाता है हमारा कौन सा, एक पार्ट हो जाता है हमारा नॉर्मल जीमान इफेक्ट, एक हो जाता है हमारा कौन सा, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, और एक हो जाता है हमारे पास कौन सा, एनामोलस जीमान इफेक्ट। एक हमारे पास हो जाता है एनामोलस जीमान इफेक्ट। नॉर्मल जीमान इफेक्ट जो है वो दो तरह से हम देख सकते हैं। जब जो लाइन जो है वो दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो, जब स्प्लिटिंग दो कंपोनेंट में हो तो एक वो केस बनेगा, और एक जब स्प्लिटिंग तीन कंपोनेंट में हो। जब दो कंपोनेंट में स्प्लिटिंग होगी तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल जीमान इफेक्ट, और जब तीन कंपोनेंट में स्प्लिटिंग होगी तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स नॉर्मल जीमान इफेक्ट। तो इसमें इसके अंदर कितने बना रहे हैं, इसके अंदर हम लोग बना रहे हैं दो, एक स्प्लिटिंग in two components,
जब जो स्प्लिटिंग है वो दो कंपोनेंट में हो रही है तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसको हम क्या नाम देते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल नॉर्मल जिमान इफेक्ट। लॉन्गिट्यूडिनल नॉर्मल जिमान इफेक्ट। और जब स्प्लिटिंग जो है वो तीन कंपोनेंट में होती है तो स्प्लिटिंग, जब स्प्लिटिंग जो है वो तीन कंपोनेंट में होती है, स्प्लिटिंग इन थ्री कंपोनेंट्स। स्प्लिटिंग जब थ्री कंपोनेंट्स में होती है तो इसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स नॉर्मल जीमान कंपोनेंट, है ना, जीमान इफेक्ट। तो इसको हम नाम देते हैं, जब स्प्लिटिंग तीन कंपोनेंट में होती है तो ट्रांसवर्स नॉर्मल जीमान इफेक्ट। तो ये तो हो गया हमारे पास कौन सा? नॉर्मल जीमान इफेक्ट। और इसी तरह से एक होता है हमारे पास एनामोलस जीमान इफेक्ट, जब स्प्लिटिंग जो है वो मोर देन थ्री कंपोनेंट्स में हो, है ना। तो ये इसमें क्या आएगा? व्हेन स्प्लिटिंग ए splitting has splitting in more than two components, when splitting in three components, in more than three components, तो जो इफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे एनामोलस जिमान इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर ये तो हमने अब देख लिया कि जिमान इफेक्ट क्या है और जो नॉर्मल जिमान इफेक्ट है और एनामोलस जिमान इफेक्ट है वो क्या है। अब कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं नॉर्मल जिमान इफेक्ट के पहले और उसके बाद हम देखेंगे एनामोलस जिमान इफेक्ट के। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा ब्रीफली नॉर्मल जिमान इफेक्ट को डिफाइन करेंगे, एनामोलस को डिफाइन करेंगे और देन उसके बाद जो शिफ्ट वाला फॉर्मूला है उसको हम देखेंगे। तो नॉर्मल जिमान इफेक्ट जो है उसमें जो स्प्लिटिंग है वो दो या तीन कंपोनेंट में हो रही है, मैंने आपको बता दिया, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब नॉर्मल जिमान इफेक्ट के लिए क्या कंडीशन होता है? यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो कितनी होती है? जीरो, है ना। तो यहां पर जो नॉर्मल जिमान इफेक्ट है उसके लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या रहेगी? हमेशा जीरो, यानी कि एस की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। और यहां पर केवल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो है कंट्रीब्यूशन रहता है। तो नॉर्मल जिमान इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल जिमान इफेक्ट, तो इन नॉर्मल जिमान इफेक्ट, इन नॉर्मल जिमान इफेक्ट, इन नॉर्मल जिमान इफेक्ट, तो नॉर्मल जिमान इफेक्ट के अंदर क्या क्या होगा? एक तो होगा कि जो स्पिन है वो कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। तो नॉर्मल जिमान इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन इज जीरो। नॉर्मल जिमान इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स स्पिन इज जीरो। इलेक्ट्रॉन्स स्पिन इज जीरो। इलेक्ट्रॉन्स स्पिन इज जीरो। तो ये इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो क्या होगी? जीरो होगी, यानी कि एस की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। दूसरा, यहां पर केवल कंट्रीब्यूशन किसका होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। ओनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट्स। तो यहां पर कंट्रीब्यूट कौन करेगा? ओनली एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक, तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, किसके लिए? नॉर्मल जिमान इफेक्ट के लिए। अब नॉर्मल जिमान इफेक्ट के लिए मैंने आपको ये बताया कि नॉर्मल जिमान इफेक्ट में दो तरह के कंपोनेंट बन रहे हैं। एक, जब लाइन जो है वो दो पार्ट में टूट रही है ना, दो जो स्प्लिटिंग हो रही है वो दो कंपोनेंट में हो रही है। और एक, जब हमने बात की कि जो लाइन है वो तीन कंपोनेंट में स्प्लिटिंग हो रही है। अच्छा, नॉर्मल जिमान इफेक्ट में एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी है वो वन होती है। नॉर्मल जिमान इफेक्ट के अंदर जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होती है? वन होती है। तो यहां पर जो मल्टीप्लिसिटी है, तो यहां पर जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या रहेगी? वन रहेगी। अब दो कंपोनेंट वाला केस जो है, तो दो कंपोनेंट वाले केस को हम क्या नाम देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल जिमान इफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल जिमान इफेक्ट की। तो अब मैं बात करने वाला हूं लॉन्गिट्यूडिनल जिमान इफेक्ट। लॉन्गिट्यूडिनल जिमान इफेक्ट की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल जिमान इफेक्ट में हमें कितने कंपोनेंट मिलने वाले हैं? दो। अब यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन है कि जब हमने एटम को जो जिसको प्लेस किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, तो जब हमारी डायरेक्शन की जो व्यू की डायरेक्शन है, जब हम जो देख रहे हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। जब हम जो हमारे पास एटम है
उसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब उसको हम देख रहे हैं, है ना, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो जो टूटेगी वो कितने कंपोनेंट्स में टूटेगी, 2 कंपोनेंट्स में टूटेगी। और ये जो कंपोनेंट्स होंगे इनको हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल जीमान कंपोनेंट्स। क्या नाम देंगे, लॉन्गिट्यूडनल जीमान कंपोनेंट्स। और ये जो इफेक्ट कहलाएगा इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल जीमान इफेक्ट। तो इसमें क्या होगा, when viewed from, when viewed along the direction, when viewed along the direction of magnetic field, viewed along the direction of magnetic field, a spectral line is splitted. Spectral line is splitted in two components. तो ये जो है कितने कंपोनेंट्स में टूटेगी, 2 कंपोनेंट्स में टूटेगी। और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल जीमान इफेक्ट। यानी कि अगर मैं इसको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूं या डायग्राम से इसको दिखाऊं तो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो जाएगी, और जो बीच वाली लाइन है वो क्या रहेगी, मिस रहेगी। तो ये वाली जो लाइन है, बीच वाली लाइन, ये क्या रहेगी, मिसिंग लाइन में रहेगी, है ना। तो ये वाली जो लाइन है बीच वाली, ये क्या रहेगी, मिसिंग, जो कि 3 कंपोनेंट में हमें दिखेगी, 2 में नहीं दिखाई देगी। तो ये क्या रहेगी, मिसिंग जो लाइन है वो रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कंपोनेंट बनेंगे ये दोनों ही क्या होंगे, सर्कुलरली पोलराइज्ड। दोनों जो कंपोनेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, सर्कुलरली पोलराइज्ड। तो यहाँ पर बोथ लाइंस, ये दोनों लाइंस जो हैं, तो बोथ लाइंस आर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली both lights are circularly polarized। ये दोनों जो लाइन है ये क्या होंगी, दोनों सर्कुलर पोलराइज्ड होंगी। दोनों लाइन जो है सर्कुलरली पोलराइज्ड होंगी और जो लाइट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सर्कुलरली पोलराइज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलरली क्या होंगी, जो होंगी पोलराइज्ड होंगी। तो ये हमारा जो इफेक्ट होगा इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल जीमान इफेक्ट। क्या नाम देंगे, लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल जीमान इफेक्ट। दूसरा हमारे पास आता है ट्रांसवर्स नॉर्मल जीमान इफेक्ट। इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, ट्रांसवर्स नॉर्मल जीमान इफेक्ट। ट्रांसवर्स नॉर्मल जीमान इफेक्ट। ट्रांसवर्स नॉर्मल जीमान इफेक्ट में क्या होगा, जब हमारी जो डायरेक्शन ऑफ व्यू है वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, व्हेन व्यूड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक्सिस, है ना। व्हेन व्यूड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, व्हेन व्यूड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक्सिस। फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम देख रहे हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो 3 कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी। देन स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिटेड, स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिटेड इनटू 3 कंपोनेंट्स। जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी, वो 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी। और ये जो है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे ट्रांसवर्स नॉर्मल जीमान इफेक्ट। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और एक ये जो लाइन है ये बीच वाली लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी। तो जो राइट लेफ्ट की जो लाइन होंगी उनको हम कहेंगे सिग्मा, एक को हम कहेंगे सिग्मा प्लस, एक को हम कहेंगे सिग्मा माइनस, और ये वाली होगी पाई। तो बीच वाली जो है उसको हम कहेंगे पाई, और दूसरे जो साइड में है उनको हम क्या कहेंगे, सिग्मा, उनको हम क्या कहेंगे, सिग्मा। तो पाई कंपोनेंट जो है उसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड। और इस केस में जो हमारे पास लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी, है ना। तो पाई जो कंपोनेंट है ये पाई कंपोनेंट, इस पाई कंपोनेंट को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे प्लेन पोलराइज्ड कंपोनेंट, प्लेन पोलराइज्ड कंपोनेंट, इसको हम नाम देंगे प्लेन पोलराइज्ड कंपोनेंट। और इसके अंदर जो
लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी टू द फील्ड एक्सिस, है ना, एंड पैरेलल टू पैरेलल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर ये क्या होगी, पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। दूसरी हमारे पास कौन सी है, सिग्मा। तो सिग्मा जो होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, वो होगी कौन सी, प्लेन पोलराइज लाइट, वो भी कौन सी होगी, प्लेन पोलराइज लाइट। और यहां पर ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये भी कौन सी होगी, प्लेन पोलराइज लाइट, ये भी कौन सी होगी, प्लेन पोलराइज्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया था, यहां पर हो गया था पाई में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, और यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो यहां पर कितने कंपोनेंट मिल गए आपको, यहां पर 3 कंपोनेंट मिल गए, कितने मिल गए, 3 कंपोनेंट मिल गए यहां पर, ठीक है। तो ये तो हमने बात की किसके बारे में, ये हमने बात की नॉर्मल जीमान इफेक्ट के बारे में। अब नॉर्मल जीमान इफेक्ट में हमारे पास एक चीज है कि S0 होगा, मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, केवल L जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, साथ ही साथ जो पाई कंपोनेंट है वो अनशिफ्टेड कंपोनेंट होता है, जबकि 2 जो सिग्मा कंपोनेंट है वो सिमेट्रिकली शिफ्टेड कंपोनेंट होता है ना। जो सिग्मा है वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकली शिफ्टेड कंपोनेंट होते हैं। अब मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, चलो और बात लिख लेते हैं इसमें थोड़ी। अब यहाँ पर जब हम नॉर्मल जीमान इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट में जो यहाँ पर ईच लेवल है वो स्प्लिट होगा 2l+1 में, क्योंकि J जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम नॉर्मल जीमान इफेक्ट की बात करेंगे, तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट में क्या होगा कि S की वैल्यू क्या है, 0 है। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट में क्या होगा, सिंस S इज 0, तो जो J है वो किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो J है वो किसके इक्वल हो जाएगा, L के इक्वल हो जाएगा। और जब J L के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -L से और +L तक। तो हर एक जो लेवल है वो 2l+1 में स्प्लिट होगा, यानी कि जो इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट बनेंगे। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है उनके बीच में जो स्पेसिंग रहेगी वो इक्वल स्पेसिंग रहेगी। कौन सी स्पेसिंग रहेगी, इक्वल स्पेसिंग। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा यहाँ पर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, इसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, -L2+L, यानी कि ईच लेवल स्प्लिट्स इनटू 2l+1 लेवल। कितने में स्प्लिट होगा, 2l+1 में, यानी कि इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट बनेंगे। तो इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट, तो यहां पर जो कंपोनेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट। एक चीज ये हो गई। फिर यहां पर सिलेक्शन रूल की बात होगी, किसकी बात करेंगे, सिलेक्शन रूल। अच्छा, पाई कंपोनेंट के लिए जो ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जो सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल्स, तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए सिलेक्शन रूल में क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन में। तो यहां अलाउड ट्रांजिशन किस कंडीशन में होगा, अलाउड ट्रांजिशन। तो अलाउड ट्रांजिशन जो यहां पर होगा वो होगा डेल्टा ml इक्वल्स टू 0 और +-1, 0 और +-1, और डेल्टा L की जो वैल्यू +-1। तो मेनली हमारा इससे इंपैक्ट पड़ेगा। तो जब हमारे पास डेल्टा m की वैल्यू 0 रहेगी, जब ये 0 रहेगा, तो यहां पर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, पाई कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, पाई कंपोनेंट। और ये जो पाई कंपोनेंट है ये क्या रहेगा, अनशिफ्टेड रहेगा। पाई कंपोनेंट क्या रहेगा, अनशिफ्टेड। जब हमारे पास डेल्टा m की वैल्यू +1 बनेगी, तो +1 में ये बनेगा सिग्मा प्लस कंपोनेंट। कौन सा बनेगा, सिग्मा प्लस। और इसी तरह से जब डेल्टा m की वैल्यू -1 होगी, तो ये बनेगा सिग्मा माइनस कंपोनेंट, सिग्मा माइनस कंपोनेंट। जब डेल्टा m की वैल्यू +1 होगी, यानी कि सिग्मा प्लस कंपोनेंट बनेगा, तो उस केस में जो शिफ्टिंग होगी वो टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ होगी। तो इस केस में जो शिफ्टिंग है, यहां पर जो शिफ्टिंग होगी,
शिफ्टेड टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। यहां पर शॉर्टर वेवलेंथ की तरह ये क्या करेगा, तरफ शिफ्ट करेगा। और जब -1 होगा तो यहां पर शिफ्टेड टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। तो यहां पर लॉन्ग वेवलेंथ की तरफ ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो यहां पर किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, लॉन्ग वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो 2-3 कंपोनेंट बन गए किसमें, जब हमने ट्रांसवर्स किसके बारे में बात की, नॉर्मल जीमान इफेक्ट के बारे में बात की। तो ट्रांसवर्स नॉर्मल जीमान इफेक्ट में हमारे पास ये बनेगा। और यहां पर जब हम वैल्यू निकालेंगे एनर्जी शिफ्ट की, तो अभी एनर्जी शिफ्ट की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि यहां पर क्या बन रहा है। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू निकालूं क्लासिकल थ्योरी से, अगर मैं इसको देखूं, किससे देखूं, क्लासिकल थ्योरी से। तो क्लासिकल थ्योरी से अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी पहले अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालूं, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो वहां पर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है, वहां पर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है। तो वी नो दैट कि जो म्यू एल है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये सारी चीजें लिखने की बात तो है नहीं, तो -E/2m = L होता है, जहां E चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और L क्या हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से जो इंटरेक्शन एनर्जी आएगी, तो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन की जो एनर्जी है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं U = -m.b लिखते हैं ना, ये लिखते हैं m का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, और यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट को हमने किससे लिखा है, μL से लिखा हुआ है। यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हमने किससे लिखा हुआ है, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट को हमने μL से लिखा हुआ है। तो μL से लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसके एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो यहां से जब मैं इसका एक्सप्रेशन निकालूंगा, तो ये एक्सप्रेशन में क्या लिखा जाएगा, यहां से लिखा जाएगा माइनस, ये लिखा जाएगा U = -μ.b, ये लिखा जाएगा μL और .b, ये लिखा जाएगा μL.b। तो U की वैल्यू अगर मैं ये वैल्यू रख देता हूं यहां से, तो ये बनेगा E/2m और ये बन जाएगा L.b। अब L.b को अगर मैं किसके फॉर्म में लिखूं, जो स्केलर प्रोडक्ट है उसके फॉर्म में लिखूं, तो U = ये हो जाएगा E/2m और ये हो जाएगा LB cos थीटा। अब LZ जो है वो किसके बराबर होता है, L cos थीटा के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। जो Z कंपोनेंट होता है एंगुलर मोमेंटम का, जहां प्रेसाइज होता है, जहां प्रेसेस होता है जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगुलर मोमेंटम, वो LZ कंपोनेंट होता है, और LZ कंपोनेंट की वैल्यू L cos थीटा होती है। तो यहां से U की जो वैल्यू है, वो U की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाती है, E/2m, और ये हमारे पास बन जाता है LZ × B। हमने ये पढ़ा हुआ है क्वांटम में, क्वांटम मैकेनिकली LZ की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है ml × h। तो LZ की वैल्यू ml × h डाल देंगे तो U जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी ml, और यहां से बनेगा ये EH/2m और ये बन जाएगा B, EH/ और /2m ये बन जाएगा B। ये जो EH/ लिखा है, EH/, ये EH/2m, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। ये जो EH/ लिखा हुआ है इसको हम क्या नाम देते हैं, बोहर्स मैग्नेटॉन। तो ये जो हमारे पास EH/2m लिखा हुआ है, जिसको हम EH/4πm भी लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं μb, और μb को हम लिखते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। इसको हम क्या नाम देते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। और फिर जब हम एनर्जी शिफ्ट का फॉर्मूला निकालते हैं, तो एनर्जी शिफ्ट जो आता है, एनर्जी शिफ्ट, तो यहां से जो एनर्जी शिफ्ट का फॉर्मूला आता है ΔE, तो वो ΔE की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाती है ml, और यहां आ जाएगा μb और ये भी। तो ये एनर्जी शिफ्ट की वैल्यू आ जाती है किसके अंदर, नॉर्मल जीमान इफेक्ट के अंदर। ठीक है, ये एनर्जी शिफ्ट की वैल्यू आ जाती है किसके अंदर, नॉर्मल जीमान इफेक्ट के अंदर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, हालांकि इतना सब कुछ आपको लिखना नहीं होता यहाँ पर। तो ये किस में मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल जीमान इफेक्ट के अंदर बता रहा हूँ। और जो यहाँ पर सिलेक्शन रूल हो गया वो क्या हो गया, ml = 0 ± 1। ये मैंने इतना ज़्यादा इसलिए बता दिया कि आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाए, अदरवाइज इतना सब कुछ लिखना नहीं होता। अब आप सीधी सीधी चीज़ें लिखो कि ये सब ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। ठीक,
उसके बाद बात करें किसके लिए, एनामोलस डिमान इफेक्ट के लिए। तो एनामोलस डिमान इफेक्ट, एनामोलस डिमान इफेक्ट, तो एनामोलस डिमान इफेक्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब स्पेक्ट्रल जो स्प्लिटेड है, लाइन जो स्प्लिट होगी, स्पेक्ट्रल लाइन, वो 3 कंपोनेंट से ज़्यादा में स्प्लिट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे एनामोलस डिमान इफेक्ट। तो इन एनामोलस डिमान इफेक्ट, इन एनामोलस डिमान इफेक्ट, एनामोलस डिमान इफेक्ट, द स्पेक्ट्रल लाइन, the spectral line is splitted into more than 3 components, more than 3 components, more than 3 components, ये 3 से ज्यादा components में स्प्लिट हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एनामोलस डिमान इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा फील्ड होगा, वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। एनामोलस डिमान इफेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, अब जब हमने नॉर्मल डिमान इफेक्ट की बात की तो वहां में हमने ये देखा कि जो एस है उसकी वैल्यू 0 है, पर जो एनामोलस डिमान इफेक्ट है उसमें एस की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो यहां पर एस की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी, ठीक है। और दोनों ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या करेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। बोथ स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम, बोथ स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट्स। तो यहां पर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम भी और जो हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। यहां पर जो स्प्लिटिंग है वो लैंडेस जी फैक्टर पे डिपेंड करेगी। यहां जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन लैंडेस जी फैक्टर, स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन लैंडेस जी फैक्टर। स्प्लिटिंग जो है लैंडेस जी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। और नॉर्मल डिमान इफेक्ट जो है वो एक स्पेशल केस होता है एनामोलस डिमान इफेक्ट का। नॉर्मल डिमान इफेक्ट स्पेशल केस होता है एनामोलस डिमान इफेक्ट का, और इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो रिक्वायर्स क्वांटम मैकेनिक्स फॉर एक्सप्लेनेशन, क्वांटम मैकेनिक्स फॉर एक्सप्लेनेशन। यदि हमें इसको एक्सप्लेन करना है तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला निकालेंगे, किसका फॉर्मूला निकालेंगे, जब हम यहाँ पर शिफ्ट का फॉर्मूला निकालेंगे, या जब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट की। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, देखो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है मेरे को नॉर्मल डिमान इफेक्ट के अंदर। तो नॉर्मल डिमान इफेक्ट के अंदर जब एनामोलस डिमान इफेक्ट के अंदर हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिखनी है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा यहाँ पर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत है नहीं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जब हम लिखेंगे म्यू, तो यहाँ पर जो म्यू है वो लैंडेस जी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा जी जे म्यू बी का मतलब है बोहर मैग्नेटॉन। अब यहाँ पर क्या आएगा, एल और एस दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ लिखा जाएगा जे, टोटल एंगुलर मोमेंटम जेड डायरेक्शन में, और ये बन गया यहाँ पर, है ना। और ये जो यहाँ पर आएगा एच, और जो ये जे जेड है इसकी वैल्यू क्वांटम मैकेनिकली क्या होती है, ये होती है एम जे और एच। क्या वैल्यू होती है, एम जे एच। तो यहाँ पर जो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट का फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा जी जे म्यू बी। क्या बनेगा, जी जे म्यू बी, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, और एम जी। ये हमारे पास यहाँ पर एनर्जी इंटरेक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा, एनर्जी शिफ्ट का। ये जो है ये क्या होगा, ये होगा बोहर मैग्नेटॉन। ये जो लिखा हुआ है ये क्या होगा, बोहर मैग्नेटॉन। ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्वांटम नंबर।
है ना। ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कंपोनेंट हो जाएगा जे डायरेक्शन में, जैसे ml होता है वैसे mg हो जाएगा, और ये हो जाएगा लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर। तो ये किसका केस हो गया, ये हो गया एनामोलस का। ये किसका केस हो गया, एनामोलस का। फिर हमें क्या पूछा है, फिर हमें पूछा है शिफ्ट का फॉर्मूला, है ना। उसके बाद हमें क्या पूछा है, शिफ्ट का फॉर्मूला पूछा है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, तो शिफ्ट का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आया है क्या, डेल्टा ई का। तो डेल्टा ई का जो एक्सप्रेशन आया है, तो वी नो दैट डेल्टा ई जो है वो डेल्टा ई की वैल्यू किसके बराबर बनी है, वो बनी है एम एल म्यू बी और बी। किसके लिए, नॉर्मल जिमान इफेक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। ये किसके लिए है, ये है नॉर्मल जिमान इफेक्ट के लिए, नॉर्मल जिमान इफेक्ट के लिए। और जब दो एडजेसेंट लेवल्स के बीच में, जब हम दो एडजेसेंट सब लेवल के बीच में सेपरेशन निकालेंगे, तो सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट सब लेवल्स, तो दो एडजेसेंट सब लेवल के बीच में जब हम सेपरेशन निकालेंगे, तो ये हो गया एडजेसेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ml+1। हमने दो जो लाइन्स है वो ले ली, एक ml ले ली और एक ले ली ml+1, है ना, क्योंकि -l से लेकर और l तक चल रहा है। तो हमने दो सेपरेशन ले ली, एक ले लिया हमने ml और एक ले लिया हमने ml+1, ठीक है। तो दो स्प्लिटिंग हमने ले ली। तो यहाँ पर ये कितना लिख लिया मैंने, -ml, और ये कितना हो गया, ये हो गया म्यू बी इंटू बी। तो यहाँ से E की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, म्यू बी इंटू बी। ई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, म्यू बी इंटू बी। और फिर जो डेल्टा ई है वो बोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी कंडीशन, तो फ्रिक्वेंसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो गई, एच न्यू। तो यहाँ से ये बन जाएगा एच डेल्टा न्यू। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एच डेल्टा न्यू। तो ये हो जाएगा एच डेल्टा न्यू इक्वल्स टू, ये हो जाएगा म्यू बी इंटू बी। और यहाँ से म्यू बी की वैल्यू किसके बराबर, ई एच कट अपॉन 2m। तो डेल्टा न्यू जो है वो बन जाएगा म्यू बी बी अपॉन, ये हो जाएगा एच। और जो वैल्यू है हमारे पास म्यू बी की, वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, ई एच कट अपॉन 2m, और ये एच आ गया। और बी एच कट जो होता है वो होता है एच अपॉन 2 तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा न्यू, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ जाएगी, ये एच से एच कट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा ई एच अपॉन 4πm और बी, ई एच अपॉन 4πm और बी। तो हमारे पास यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, एच तो कट गया ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई बी अपॉन 4πm, और इसको हम कहेंगे जिमान फ्रिक्वेंसी शिफ्ट। इसको हम क्या नाम देंगे, जिमान फ्रिक्वेंसी शिफ्ट नाम देंगे, ठीक है। हालांकि मैंने तो तुम्हें बहुत बड़ा बता दिया है, इतना बड़ा करने की ज़रूरत है नहीं, आपको बस ये एक्सप्लेन करना है नॉर्मल जिमान इफेक्ट क्या होता है, और उसके बाद जिमान इफेक्ट, नॉर्मल जिमान इफेक्ट को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, और उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन लगती है वो बता दो। उसी तरह से एनामोलस के अंदर की कंडीशन बता दो, और फिर ये ड्राइव कर दो। बस इतना करना होता है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना होता। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कंसीडर करनी होती है, बस सारी चीज़ें नहीं आपको एक्सप्लेन करनी होती है। तो होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।